नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शेयर बाजार सबका अधिकार, एक ऐसा शो जहां पर हम आपके स्टॉक स्पेसिफिक सवालों के जवाब देते हैं और साथ ही आपको बताते हैं कि कैसे शेयर बाजार में आप अपनी भागीदारी और पार्टिसिपेट कर सकते हैं ताकि आप न सिर्फ मुनाफा कमाएं बल्कि आर्थिक आज़ादी की राह पर और आपके तमाम फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में आपको सहायता मिले। और इस पेशकश में हम आपके सवालों के जवाब लाइव देते हैं शो में, और सवाल पूछने का तरीका बेहद आसान है। आपको एक क्यूआर कोड जो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है उसे स्कैन कर देना है और स्कैन करने के बाद आप एक व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाएंगे और वहां पर अपने सवाल आप हमें भेज सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब पर भी अगर हमें देख रहे हैं लाइव तो कमेंट बॉक्स में भी अपने सवाल आप डाल सकते हैं। तो शेयर बाजार सबका अधिकार, हमारी कोशिश, हमारी मुहिम शेयर बाजार से आपको जोड़ने की, ताकि आप योजनात्मक तरीके से अपने आर्थिक सफर में आगे बढ़ सके। और आज आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। तनीषा अकेडमी के नितिलेश पावस्कर और शर्मिला जोशी .com की शर्मिला जोशी, आप दोनों का एक बार फिर से स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। और दर्शकों का जुड़ना भी शुरू हो चुका है। रतलाम से राजेंद्र पटेल साहब फोन लाइन पर मेरे साथ हैं। राजेंद्र जी, स्वागत है आपका शेयर बाजार सबका अधिकार में। नमस्कार सर, पूछिए। नमस्ते मैडम, मेरे पास में गुजरात पिपाया पोर्ट है 500 शेयर 90 रुपए के भाव से। और एक हेडलबर्ड सीमेंट है 210 रुपया के भाव से 250 शेयर। मैं लॉन्ग टाइम होल्ड करना चाहता हूँ। चलिए, हाइडेलबर्ग सीमेंट लॉन्ग टर्म आपका नजरिया है। शर्मिला, आपके कवरेज में होगा ये स्टॉक क्योंकि एक दायरे में घूम रहा है, हालांकि इनकी बाइंग प्राइस तो 210 है, बताइएगा। तो दो पेरी स्कीम की, पहले गुजरात पिपावाव के बारे में बात करते हैं। जी। मेरे हिसाब से इसमें उनको बिल्कुल बने रहना चाहिए। वैल्यूएशन के हिसाब से थोड़ा महंगा जरूर है ये स्टॉक, लेकिन जिस तरह के नतीजे इनके हैं और जिस तरह का बिजनेस है तो मुझे लगता है कि उनको इसमें स्पेशली सिंस ही इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जरूर बने रहना चाहिए। माय टारगेट वुड बी क्लोजर टू 260, तो उसको ध्यान में रखिए, उसको उसी समय रिविजिट करिए और फिर से आई थिंक यहाँ से भी आपको रुकना पड़ेगा इसमें, लेकिन आप उसको एक बार जरूर रिविजिट करिए। जहाँ तक हाइडेलबर्ग सीमेंट की बात है, मुझे लगता है कि गिवन द फैक्ट दैट हम अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थोड़ी बहुत गवर्नमेंट स्पेंडिंग इम्प्रूव होगी, स्पेशली पोस्ट मॉनसून, और अब जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स थे वो सब हो चुके हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्शंस, बजट एक्सेट्रा। तो उसके चलते मुझे लगता है कि यहाँ पर भी उनको एक दो क्वार्टर के हिसाब से तो बने रहना चाहिए। वंस अगेन आई थिंक टारगेट्स आपको ध्यान में रखनी चाहिए क्लोजर टू 2। ये है नजरिया आपके स्टॉक पर, और इन सब के बीच बाजार संभलता हुआ आप देख सकते हैं। निफ्टी बैंक में लगभग 300 अंकों की तेजी साफ तौर पर नजर आती हुई। निफ्टी में भी 80 अंकों से ज्यादा का उछाल इस वक्त नजर आता हुआ। चलिए बढ़ते आगे अपने खास सेगमेंट की ओर। एकम्स ड्रग का आईपीओ आज से खुल गया है। आईपीओ के लिए आपकी क्या रणनीति हो, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हेम सिक्योरिटीज की आस्था जैन जुड़ गई हैं। आपको लिए चलते हैं हमारे खास सेगमेंट की ओर। नमस्कार, स्वागत है आपका आईपीओ कॉर्नर में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सतवर्तम। जी हां, एकम्स ड्रग्स का आईपीओ खुल गया है। सीडीएमओ प्लेयर है ये कंपनी, कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, सीडीएमओ। फार्मा सेक्टर में प्लेस्ड है ये। स्केल की संभावना इसकी काफ़ी अच्छी है। इंडिया फोकस्ड है ये, लेकिन इसमें आपको आईपीओ में किस तरह की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, क्या इसमें आपको पैसे लगाने हैं या नहीं लगाने हैं, वैल्यूएशन किस तरह के हैं, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आस्था जैन हमारे साथ हैं हेम सिक्योरिटीज से। आस्था जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। सबसे पहले तो एक काम कर दीजिए, आप इसका बिजनेस जरा आप नटशेल में जरा समझा दीजिए कि एग्जैक्टली ये कंपनी करती क्या है ये। जी बिल्कुल। गुड आफ्टरनून। देखिए अभिषेक जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कंपनी है बेहद शानदार कंपनी है, क्योंकि ये 2004 में एस्टेब्लिश हो गई थी। सीडीएमओ, कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे एक कंपनी है और फार्मास्यूटिकल कंपनी है। तो बेसिकली ये काफी
फॉर्मुलेशंस वगैरह भी बनाते हैं। तो पहला काम तो ये सीडीएमओ का करते हैं। दूसरा काम ये जो करते हैं उसमें ये लोग फाइलिंग करते हैं और रेगुलेटरी जो डॉसियर्स होते हैं, चाहे वो इंडिया में हो चाहे ग्लोबल मार्केट्स में हो, तो वो फाइलिंग वाला काम भी ये करते हैं। तीसरी तरफ देखा जाए तो ब्रांडेड फॉर्मुलेशंस भी ये बनाते हैं और चौथी तरफ एपीआईज में भी हैं। लेकिन मेजर काम जो है ये कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट और रिसर्च वाला जो काम है वो इनका मेजर काम है, क्योंकि 78% ऑफ रेवेन्यू वहां से आता है। कंपनी बहुत पुरानी कंपनी है, 2004 की बात करें तो इस तरह से देखा जाए तो लगभग 2 दशक का कंपनी को यहाँ पे अनुभव है। 2004 में ही इस्टेब्लिश हो गई थी और कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट काफी स्ट्रांग है, क्योंकि जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं काफी सारी हैं। देखा जाए तो 12 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स कंपनी की हैं और इनफैक्ट अभी एक 2025 में एक और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है इंजेक्टेबल्स को लेके, वो भी अभी ये FY25 में ये उसके एंड तक शायद ये भी ऑपरेशनलाइज हो जाएगी। तो 12 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है जो कि ज्यादातर कॉन्सेंट्रेटेड है उत्तराखंड में, हरिद्वार में। तो उसमें से 8 तो हरिद्वार में ही लोकेटेड है। तो ये वाला काम है कंपनी का और बेसिकली देखा जाए तो इनके पास लार्जेस्ट मार्केट शेयर है। अगर मैं डोमेस्टिकली बात करूं, जो डोमेस्टिकली फोकस्ड कंपनी है, सीडीएमओ फोकस्ड कंपनी है, तो इनका मार्केट शेयर काफी अच्छा है। तकरीबन 30% का मार्केट शेयर है इनके पास, जो कि सिर्फ 26% होता था 2021 में। तो बढ़िया बढ़ोतरी मार्केट शेयर में भी हुई है। सीडीएमओ बिजनेस की हम बात करें तो मेन जो बिजनेस है वो सीडीएमओ का ही है। कंपनी को पसंद किया जा रहा है हमारी तरफ से और सब्सक्राइब की रेटिंग भी हम इस आईपीओ को दे रहे हैं। बिल्कुल इसमें लगाना चाहिए। लिस्टिंग गेन के लिए भी लगा सकते हैं, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए भी लगा सकते हैं। ठीक है, एकम्स ड्रग्स पर सब्सक्राइब की सलाह। वैसे इस कंपनी की जो ताकत है, हालांकि 20 साल ही पुरानी कंपनी है, लेकिन स्केल इसकी ताकत है। अगर हम डोजेस की बात, फिनिश डोजेस की बात करें तो सालाना जो इनकी कैपेसिटी है वो है 50 बिलियन डोजेस की। और क्लाइंट्स की बात करें तो क्लाइंट्स बड़े ज़बरदस्त इनके हैं। सन फार्मा है, डॉक्टर रेड्डीज है, मैनकाइंड फार्मा है, और भी बड़े क्लाइंट्स हैं। और डोमेस्टिक जो बिजनेस है उससे जो रेवेन्यू आता है वो आता है 94% का। ये इनकी ताकत है। लेकिन आशा जी ये बताइए कि क्या कैश आउटफ्लो को लेकर भी कोई टेंशन है क्या कंपनी में? देखिए, ज्यादातर हमने देखा है जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं, उनके कैश फ्लोज काफी ज्यादा सॉलिड होते हैं। तो वो ही चीज यहाँ पे भी है, कैश फ्लोज तो यहाँ पे बढ़िया है। एक चीज को लेके जो आरएचपी जो भी पढ़ेंगे उनको एक चीज को लेके जरूर टेंशन आएगा, जिसका कि मैं भी थोड़ा यहाँ पे विवरण देना चाहूंगी। और वो है कंपनी में लॉसेस दिखाए जा रहे हैं पिछले कुछ सालों में, और 2024 के भी फाइनेंशियल्स में बहुत ही सिर्फ देखा जाए तो 7 मिलियन का ही एक प्रॉफिट दिखाया गया है। तो उसके पीछे के कारण मैं यहाँ पे एक चर्चा करना चाहूंगी। देखा जाए तो कंपनी ने कुछ यहाँ पे एडजस्टमेंट्स किए थे, कुछ बायबैक रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट्स हुए थे बहुत पहले एक इन्वेस्टर के द्वारा। तो उसमें कुछ एक एंट्रीज कंपनी को करनी पड़ती हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो उस एंट्री के चलते ही ये लॉसेस दिख रहे हैं। अगर मैं वो वन टाइम एडजस्टमेंट या वो एक्सेप्शनल एडजस्टमेंट जिसे हम फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट बोल रहे हैं, अगर वो हटाती हूँ तो कंपनी की यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी काफी बढ़िया देखने को मिलती है। तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगी कि लॉसेस पिछले 2 सालों में और इस साल में भी कुछ मामूली सा मुनाफा दिख रहा है, लेकिन उसके पीछे के कारण है। और अगर उन्हें हम हटा दें जो भी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है, तो कंपनी की यहाँ पे बहुत बढ़िया प्रॉफिटेबिलिटी है। और उस हिसाब से कंपनी यहाँ पे 29 की पीई मल्टीपल पे अपना आईपीओ लेके आ रही है, जो कि रीजनेबली वैल्यूड है अगर मैं बाकी इसमें पेयर कंपनीज को रखती हूँ तो। दूसरा आपने सही बोला, इनके क्लाइंट्स काफी बड़े हैं। देखिए 26 जो 30 बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उसमें से 26 इनकी कंपनीज ऐसी हैं जो इनके क्लाइंट हैं। बड़े-बड़े नाम इनके साथ एसोसिएटेड है, जैसे सिप्ला की बात करें, सन फार्मा, नाटको, माइलन। तो ये सब बड़ी-बड़ी कंपनीज इनकी क्लाइंट टेल में आती हैं। तो ये भी इनका काफी मजबूत पॉइंट है। आगे जाके एक फैसिलिटी और ऑपरेशनलाइज होगी तो वो भी बढ़िया ग्रोथ देगी। और देखा जाए तो क्योंकि पीएनएल के हिसाब से थोड़े से यहाँ पे मुनाफे में कमी दिखती है, लेकिन अगर वन टाइम एडजस्टमेंट हटाएं तो वैल्यूएशन भी ठीक-ठाक है। तो सभी पैरामीटर्स पे कंपनी बढ़िया लगती है। प्रमोटर्स का बैकग्राउंड बहुत सॉलिड है। इनफैक्ट मुझे प्रमोटर्स भी काफी पसंद आए। तो ये सबको अगर मैं मिलाती हूँ तो ये कंपनी में सब्सक्राइब करा जाना चाहिए, लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव दोनों नजरिए से। ठीक है, प्रोमोटर जो हैं इसके को फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर संजीव जैन और संदीप जैन हैं। 15-20 साल से कंपनी के साथ हैं। 20 साल तो कंपनी ही पुरानी है, यानी कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड है वो ठीक है, मतलब कमिटमेंट है कंपनी के प्रति।
अच्छा, एक और चीज जो आस्था जी मैं इसमें नोटिस कर रहा था कि इसका जो नेट डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.4 का है, ये भी मुझे ठीक लग रहा है। क्या ये कि बढ़िया चीज है कंपनी के लिए अगर किसी को इस पैरामीटर पर भी जज करना हो तो? जी, बिल्कुल, नेट डेट टू इक्विटी रेशियो इनका बढ़िया है और जहाँ पे आप ऑपरेटिंग कैश फ्लोज़ की भी बात कर रहे थे, तो वो बिल्कुल पॉज़िटिव हैं। लास्ट 3 साल के जो भी रिकॉर्ड आरएचपी में दिए गए हैं, उनके नज़रिए पे हम देखें, तो पॉज़िटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लोज़ हैं। डेट टू इक्विटी कंफर्टेबल पोज़ीशन में कुछ एक एडजस्टमेंट के चलते जो मुनाफ़ा कम दिख रहा है, वो भी आगे वो एडजस्टमेंट रहेंगे नहीं। तो मुझे लगता है कि प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़िया अच्छी दिखती हुई नज़र आएगी। तो फाइनेंशियल्स भी मुझे यहाँ पे पसंद आए कंपनी के और इसी वजह से हम लोगों की राय तो बिल्कुल सब्सक्राइब करने की है। इस आईपीओ में लगाने की सलाह हमारी तरफ से दी जा रही है। ठीक है, आस्था जी आपसे ये भी पूछेंगे कि जो लोग पैसे लगाएंगे तो किस तरह की लिस्टिंग गेन होगी या कितना प्रॉफिट होगा। लेकिन एक चिंता ना लोग और इसके बारे में कर रहे हैं, वो ये है कि नहीं कंपनी को अगर अपने बिजनेसेस को चलाने हैं, अगर एक्सपेंड करने हैं तो बिना एक्सटर्नल फंडिंग के हो नहीं पाएगी, क्योंकि इनका एक बड़ा इन्वेस्टर था रूबी क्यूसी, उस पर कुछ इनकी डिपेंडेंस थी। आप जरा बताएंगे कि ये मामला क्या है? देखिए, कुछ साल पहले ये इन्वेस्टर जो आए थे, उसी की वजह से यहाँ पे देखा जाए तो एक इनका निवेश हुआ था कंपनी में और उसके बाद फिर मैं जो आपको बार-बार बोल रही हूँ, कुछ एक फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट थे, तो वो फेयर वैल्यू जो एडजस्टमेंट थे, वो बायबैक को लेके ही थे और वो इन्वेस्टर और कंपनी के प्रमोटर्स के बीच में कुछ एक अरेंजमेंट्स हुए थे, उस हिसाब से थे। लेकिन मुझे नहीं लगता कोई भी दिक्कत अभी कंपनी को आएगी क्योंकि देखिए, आप आईपीओ प्रोसीड्स की अगर हम यूज़ की बात करें, तो कुछ आईपीओ प्रोसीड्स तो यहाँ पे रीपेमेंट और प्रीपेमेंट ऑफ डेट में ही चला जाएगा। तो वो भी बढ़िया पॉइंट हो जाएगा कि यहाँ पे डेट कंपनी अपना चुका लेगी, तो ऑलरेडी डेट टू इक्विटी कोई बहुत ज़्यादा खराब स्थिति में नहीं है और इतना ज़्यादा यहाँ पे अगर और पेमेंट होता है, तो बहुत ही बढ़िया पोज़ीशन में आ जाएँगे। इंटरेस्ट कॉस्ट का सीधा फ़ायदा बॉटम लाइन पे होता हुआ नज़र आएगा। दूसरा जो मुझे यहाँ पे लगता है कि कंपनी कुछ एक इनऑर्गेनिक ग्रोथ भी देखेगी क्योंकि इनऑर्गेनिक ग्रोथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कंपनी को अपने बिज़नेसेस को चलाने के लिए और वो ग्रोथ एक्विजिशंस वगैरह पहले भी इन्होंने किए हैं कुछ एक एक्विजिशन। अगर आपने सुना हो एक कंपनी पैराबोलिक ड्रग करके थी, तो वो भी इनका एक्विजिशन हुआ था, वो तो रिसेंट के कुछ सालों पहले का है। तो मुझे लगता है कि कुछ एक स्टेप्स ऐसे हैं जो कंपनी के लिए आगे से आगे ग्रोथ के कारण बनते जाएँगे, जिसमें कि कंपनी कुछ इनॉर्गेनिक एक्विजिशंस करती हुई नज़र आएगी, अपने डेट्स को पेमेंट करती हुई नज़र आएगी। तो मुझे नहीं लगता कि फंड्स की जो आपने यहाँ पे चर्चा की कि वो एक दिक्कत का कारण होगी कंपनी को आगे ग्रो करने के लिए, ऐसा कुछ लगता नहीं और सबसे बड़ी बात है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ ये आज के टाइम पे ओन करते हैं। जैसे कि मैंने बोला 12 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की बात की, तो सब यहाँ पे ऑलरेडी सेटअप हुआ है। तो मुझे तो लगता है कि कंपनी बिल्कुल तैयार है आगे की ग्रोथ को टारगेट करने के लिए और कोई दिक्कत लगती नहीं। ठीक है, आस्था जी देखिए, सवाल उठाने का प्रयोजन कई बार ये होता है ना कि जो हमारे दर्शक हैं उनके मन में कोई सवाल ना रह जाए, किसी तरह कोई शंका ना रह जाए, इसलिए मैं एक-एक करके सारी चीजें डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ। अच्छा ये बताइए आस्था जी कि अच्छा 2 छोटे-छोटे सवाल हुआ, छोटे-छोटे आप जवाब ही दीजिएगा। वैल्यूएशंस इसके आपको क्या आकर्षक लग रहे हैं या फिर रीजनेबल है, वाजिब है, ठीक-ठाक है? और इसके डायरेक्ट पीयर्स कौन से हैं इस बिज़नेस में? वैल्यूएशन आकर्षक कहे जाएँगे अगर मैंने जो बोला कि वो एडजस्टमेंट्स को हम अगर हटा के देखते हैं, तो 29 के पीई मल्टीपल पे आता है। वो आकर्षक ही कहेंगे क्योंकि पूरा इंडस्ट्री इस तरह के जो काम के इंडस्ट्री है उसमें 45 का पीई मल्टीपल चलता है और जितने भी पीयर्स हैं, अब अगर आप यहाँ पे पीयर्स की भी बात करें तो एरिस लाइफसाइंस, इनोवा, कैप्टेव, जेबी केमिकल्स मतलब ज़्यादातर जितनी भी हम फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के यहाँ पे नाम ले सकते हैं, सब इनके पीयर्स में हैं। तो वो सब 30 के ऊपर के पीई मल्टीपल पे चल रहे हैं, कोई भी 30 के नीचे नहीं है। तो उस हिसाब से इन्होंने अपने इश्यू को यहाँ पे रीज़नेबली और आकर्षक ही मैं मानूँगी वैल्यूएशन के हिसाब से प्राइस किया है। अगर किसी को ये समझ में आए एडजस्टमेंट्स तो कोई दिक्कत लगती नहीं है। यहाँ पे लिस्टिंग गेन बढ़िया होते हुए नज़र आने चाहिए। बढ़िया इन द सेंस मेरे हिसाब से 20% के आसपास के रिटर्न्स यहाँ पे लिस्टिंग पे देखने को मिल सकते हैं, अगर मार्केट ने साथ दिया तो। ठीक है। ये एक शर्त जुड़ी हुई है कि मार्केट ने अगर साथ दिया तो 20% की लिस्टिंग गेन ठीक-ठाक, आपको डिसेंट लिस्टिंग गेन इसमें मिल जाने की उम्मीद है। बिजनेस बढ़िया है, प्रमोटर अच्छे हैं, स्केल करने की कैपेसिटी है, क्लाइंट्स अच्छे हैं,
और वैल्यूएशन भी ठीक ठाक है। तो सारे के सारे पैरामीटर्स पर ये कंपनी ठीक लग रही है और इसको सब्सक्राइब करने की सलाह है आस्था जी की तरफ से। 1856 करोड़ रुपए का इसका साइज है, उसमें जो OFS का पार्ट है वो है 1262 करोड़ रुपए का। कंपनी के अंदर आएंगे 680 करोड़ रुपए। 1 अगस्त आपके पास इसमें पैसे लगाने के मौके होंगे। सब्सक्राइब की राय है। आस्था जी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और एकम्स ड्रग्स के IPO पर विस्तार से चर्चा करने के लिए। और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करने से पहले एक बार नजर बाजार पर डाल लेते हैं। काफी शानदार रिकवरी निचले स्तरों से बाजार में देखने को मिल रही है। निफ्टी करीब 90 अंक से ज़्यादा की तेज़ी इस वक्त दिखा रहा है और बैंक निफ्टी में भी देखेंगे तो करीब 240 अंकों की तेज़ी इस वक्त देखने को मिल रही है। तो काफ़ी शानदार रिकवरी को कहीं ना कहीं होल्ड किए हुए है बाजार। बैंक निफ्टी में शुरुआत में थोड़ी वीकनेस नज़र आ रही थी, इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी, लेकिन अब निचले स्तरों से यहाँ पर सुधरने की कोशिश बैंक निफ्टी भी करता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि ऑयल एंड गैस और IT में तो हम देख ही रहे हैं कि काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ है। अब बैंकिंग से भी ये सपोर्ट मिल रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सवाल जवाब का सिलसिला फिर से शुरू करेंगे। हमारे साथ पुणे से सपक्षी जुड़ चुकी हैं। नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। गुड मॉर्निंग मैम, मैं सताक्षी बात कर रही हूँ पुणे से। मैम मैंने सेल लिया है 157 पे। ओके। और मैंने मैम जी, जी। 300 शेयर लिया है सेल का। किस लेवल पे लिया है? 157 रुपीज पे मैम। 157 पे लिया है। यस ठीक है, मैम, तो ये लेवल हम 157। सही कर देते हैं। ठीक है, तो फिर भी नुकसान तो है आपको। इस लेवल को वापस से करेक्ट कर देते हैं। 157 157 पे सेल लिया हुआ है। कितना समय दे सकते हैं आप? मैम मैं मैक्सिमम 1 मंथ होल्ड करना चाहती हूँ। ओके, ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं। नितिलेश जी, क्या सलाह होगी आपकी सेल पर? केवल 1 महीने का समय है इनके पास। इनकी खरीदारी इन्होंने 157 पर की हुई थी। 300 शेयर्स की लगभग इन्होंने खरीदारी की हुई है। हल्के नुकसान में है, क्या करें? 1 महीने के लिए क्या टारगेट्स देख रहे हैं आप कंपनी में? देखिए स्टॉक में अगर हम लोग देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस बन के आ रहा है। मुझे लग रहा है जब तक ये 150 151 ये लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं होता है तब तक आपका टारगेट आना थोड़ा सा मुश्किल है। तो अभी आप एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें 146 के आसपास। और यहाँ से अगर मोमेंटम नहीं आता है तो दूसरे स्टॉक में स्विच कर सकते हैं, क्योंकि अभी का मार्केट जो है ना कि काफी कुछ स्टॉक्स में ऐसे ब्रेकआउट देखने को मिले हैं। तो वही स्टॉक को ना पकड़े, दूसरा स्टॉक अगर मोमेंटम में निकल रहा है तो उसके साथ आप क्या करो, अपनी पोजीशंस को ना, जिससे कि क्या होगा कि ये जो लॉस है उसमें कवर हो सकता है। तो अगर ये 151 के ऊपर सस्टेन नहीं हुआ तो वहां से एग्जिट कर देना। ठीक है, तो ये है सेल पर राय, आपको रणनीति नितिलेश जी ने बताई। अगली कॉलर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं रश्मि झारखंड से। रश्मि नमस्कार, पूछिए किस स्टॉक पे है आपका सवाल? नमस्कार सर, मैं झारखंड से बोल रही हूँ। रश्मि नाम हुआ मेरा। मैं ओग्रो कैपिटल का शेयर ली हूँ 274 के रेट पे। 101 शेयर है। मैं इसे कब तक होल्ड कर सकती हूँ सर? ठीक है, कब लिया था आपने? मेरा है 2 मंथ पहले अप्रोक्स, और व्यू मेरा मैं 6 मंथ तक रुक सकती हूँ। 6 महीने का नजरिया है आपका। नितिलेश, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। 6 मंथ का इनका शॉर्ट टर्म का नजरिया है। ओग्रो कैपिटल इन्होंने 274 के स्तर पे बाइंग की थी। फिलहाल इनके भाव से थोड़ा ही नीचे है ये स्टॉक। बताइए क्या राय होगी अगले 6 महीने के हिसाब से? देखिए स्टॉक एक अच्छे लेवल के ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है, पे एक अच्छा खासा बेस है 255 से लेके 260। तो वही एक आपके लिए स्टॉप लॉस होगा। अगर ये स्टॉक 267 ये लेवल को निकाल देता है तो यहाँ से एक अपसाइड मोमेंटम स्टार्ट होगा। लेकिन 250 के नीचे अगर ये चला जाता है तो वहां से थोड़ा सा पैनिक बढ़ सकता है, क्योंकि हायर लेवल से थोड़ा सा एक वीकनेस ही हमें देखने को मिल रहा है 300 के ऊपर। 267 ये लेवल को अगर ये सस्टेन कर देता है तो फिर 295 300 ये लेवल्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो दोनों लेवल्स को हमें क्या करना चाहिए, वॉच करना चाहिए। तो स्ट्रेंथ अभी भी है स्टॉक में, इतना कुछ खराब नहीं हुआ है। लेकिन 250 के नीचे थोड़ा सा इसमें क्या होना चालू हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन चालू हो जाएगा। फिर ये स्टॉक 210 215 ये लेवल्स भी क्या हो सकते हैं, दिखा सकते हैं। 267 के लेवल्स का वेट करना होगा, उसके बाद 290 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। शेखर कुमार का सवाल हम लेंगे। नमस्कार शेखर जी, कहाँ से कॉल कर रहे हैं? मैं यूपी से बात कर रहा हूँ। पूछिए किस स्टॉक में खरीदारी कर रखी है, किस भाव पर?
मैंने मैम जियो फाइनेंस में खरीदारी कर रखी है 340 के भाव पे। 340? 250 चाहिए है मेरे पास जियो फाइनेंस के। ओके, और कितना आपको रुकना है? मेरे को 1 साल रुकना है। 1 साल, चलिए। शर्मिला, बढ़िया नज़रिया, और बाइंग प्राइस 340, क्या कहेंगी? मेरे हिसाब से क्योंकि उनका 1 साल का नजरिया है, उनको बिल्कुल बने रहना चाहिए। ये बात जरूर है कि अभी के लेवल्स पर और जो उनके नतीजे आए हैं उसके हिसाब से काफी पॉजिटिव प्राइस हैं, तो बहुत जल्दी ऊपर जाएगा ऐसी मेरी उम्मीद नहीं है। लेकिन क्योंकि उनके जो बिजनेसेस है उसमें आगे चलकर मुझे ग्रोथ अच्छी दिख रही है, और कंपनी भी एक तरह से जिन बिजनेसेस में एंटर कर रही है और जिनके साथ वो जुड़ रही है वो अच्छे नाम है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखकर मुझे लगता है कि लंबे समय के निवेशक इसमें रह सकते हैं। एज अ डिस्क्लोजर, आई ओन द स्टॉक, आई गॉट इट ऑब्वियसली, क्योंकि रिलायंस के शेयर्स थे, मैंने खरीदे नहीं थे, लेकिन मेरे हिसाब से उनको बने रहना चाहिए। आई थिंक एज अ फर्स्ट टारगेट यू कैन कीप 370 इन माइंड। ठीक है, तो ये है सलाह जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पे। दिल्ली से शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। मैम मेरा नाम शैलेंद्र है, दिल्ली से बोल रहा था। मेरे तो येस बैंक की 5000 क्वांटिटी शेयर है 32 बाइंग पे। हेलो, ओके, हाँ जी। कब लिया था आपने ये? मैम मेरे 4 मंथ हो गए, 4 मंथ। मैं इसको होल्ड कर सकता हूँ 1 to 2 ईयर, बस एक राय देंगे, इसको होल्ड करना चाहिए या निकाल दें? ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं। शर्मिला, आप ही सजेस्ट करिए। येस बैंक क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा ले ली इन्होंने, 5000 शेयर ले लिए हैं और 31 पर लिया हुआ है इन्होंने। ये भी थोड़ा हाई लेवल्स पर एंट्री की, क्योंकि स्टॉक बार बार चलने की कोशिश करता है लेकिन उसके बाद वापस से इन स्तरों के आसपास आकर ये वापस से यहाँ पर करेक्शन भी दिखता है। ये जानना चाह रहे हैं होल्ड करना सही रहेगा या फिर निकल जाए स्टॉक से? कुछ उम्मीद है बड़ी तेजी की येस बैंक में? दिक्कत क्या है, एक तो उन्होंने काफी क्वांटिटी में स्टॉक खरीदा है और उनकी प्राइस भी काफी हाई प्राइस है। इस स्टॉक में दिक्कत यही है कि जब से इसमें हमने गिरावट देखी और जब एसबीआई ने इसमें एंट्री ली, तब से चीजें स्टेबलाइज हुई और हमने स्टॉक प्राइस में इंप्रूवमेंट देखी। तो मुझे लगता है कि करीबन हाईएस्ट लेवल पर उन्होंने शायद ये स्टॉक लिया होगा। अब दिक्कत ये है कि जिस तरह की खबरें चल रही है और हम आई थिंक ऑलमोस्ट एवरी मंथ में कोई नया नाम सुनती हूँ इसमें कि एसबीआई एग्जिट लेना चाह रहा है और कोई और नया नाम इसमें जुड़ेगा। अब वी डोंट नो कि किस तरह से चीजें इसमें होगी आगे चलकर, क्योंकि अगर ये सही है और अगर कोई एसबीआई एग्जिट करता है और कोई बहुत अच्छा नाम इसमें आ जाता है तो चीजें यहाँ सुधर सकती है। इवन इफ एसबीआई क्लैरिफाई करता है और कहता है कि हम इसमें बने रहेंगे, तो भी आई थिंक यहाँ से चीजें इन टर्म्स ऑफ स्टॉक प्राइस सुधर सकती है। सो इट इज दिस फेज दैट द स्टॉक इज इन, जहाँ पर नतीजों में बहुत ज्यादा हमें टेक अवे नहीं है कि इसमें बने रहना चाहिए या नहीं। स्टॉक्स एक्चुअली न्यूज बेस्ड चल रहा है कि कौन सा नाम इसमें आएगा और किस तरह से चीजें किस तरह का फ्यूचर रहेगा इस स्टॉक में, उसको लेकर चिंता है। एंड व्हेनेवर वो अनसर्टेनिटी हम कोई भी चीज में देखते हैं तो मार्केट हमेशा नेगेटिवली रिएक्ट करता है, और वही हुआ है येस बैंक के साथ। सो आई रियली हैव अ मिक्स्ड ओपिनियन। मेरी राय में कभी ये मेरे बाइंग लिस्ट पर था नहीं, पर क्योंकि अभी उन्होंने ये इसमें एंट्री ली है और इस तरह की खबरें चल रही है, शायद उसमें उनको थोड़ा रीडिंग करके देखना चाहिए कि क्या सच में कोई अच्छा नाम इसमें आने वाला है या नहीं। नहीं तो आई थिंक अभी ऐसा लग रहा है फिलहाल कि शायद मेरे हिसाब से अब बॉटम बन गया है, यहाँ से बहुत ज्यादा गिरना नहीं चाहिए, लेकिन उनके 31 वाले लेवल पर कब जाएगा इज वेरी डिफिकल्ट टू से। समय देना पड़ेगा आपको येस बैंक में, लेकिन बहुत बड़ी तेजी या बहुत बड़े मुनाफे की उम्मीद नहीं कर रहे अभी येस बैंक में, क्योंकि फंडामेंटली ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। न्यूज बेस्ड एक्शन दिखता है, कोई भी उछाल मिले या आपके लेवल तक आ जाए तो निकलने की कोशिश करिए। बड़े मुनाफे की उम्मीद फिलहाल येस बैंक में अभी ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है, तो शिफ्ट कर लीजिए और उछाल पर निकलने की कोशिश कीजिए स्टॉक से। चलिए, फिलहाल इस शो में इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे। शर्मिला जी, नितिलेश जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए आज अपना।
चलिए फिलहाल अब मुझे, प्रशांत और कविता को दीजिए